हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर गाइज डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो अपन क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो अपन जो अपना चैप्टर नंबर 4 है एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका अपन यहाँ पे रिवीजन का पार्ट 2 यहाँ पे करेंगे, है ना। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने रिवीजन का पार्ट 1 कर लिया था, उसने सारे इलस्ट्रेशन किए थे। पार्ट 2 अपन सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करके इस चैप्टर को यहाँ पे रैप अप करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, है ना। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर यहाँ पे है 4.46। मतलब आप देख लीजिए एक पहले मतलब 4.45 पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, Gamma Limited has 5 lakh rupees one ordinary shares whose current ex-dividend market price is rupees 1.50 पर शेयर्स। तो क्या क्या है यहाँ पे? गामा लिमिटेड के पास 5 लाख अपने शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 है ना। और अपन को एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस यहाँ पे दे के रखा है 1.50 पर शेयर्स। अब एक्स डिविडेंड क्या मतलब है? इसमें मतलब अपन को डिविडेंड इंक्लूड नहीं है ना। और मार्केट प्राइस अपना 1.50। कंपनी है just paid a dividend of 27 पैसे per shares and dividend are expected to continue at this level for some time। कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी कितना डिविडेंड करती है? 27 पैसे। 27 पैसे मतलब 0.27। और इसी मतलब डिविडेंड के इसी लेवल को अभी कंपनी कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखेगी। अपन को क्या कैलकुलेट करना है? बोल रहे हैं कि इफ दी कंपनी हैज नो डेब्ट कैपिटल, अगर कंपनी के पास कोई भी डेब्ट कैपिटल नहीं है तो अपन को कंप्यूट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि सर अगर जैसे डेप्ट ही नहीं है, अगर इस क्वेश्चंस में बोल रहे हैं कि कोई भी डेप्ट नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? तो देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे अपन मान के चलते हैं कि इक्विटी और अपन निकालते हैं, इक्विटी और डेप्ट का अपन निकालते हैं ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे अपन डेप्ट की जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे? डेप्ट की जगह 0 लिख देंगे और बाकी अपन इक्विटी लिख देंगे। तो इससे अपना यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखिए, तो अपना 5 लाख यहाँ पे शेयर्स हैं, फेस वैल्यू कितनी? 1। तो यहाँ पे अपनी इक्विटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 लाख, है ना। और डेप्ट की कितनी हो जाएगी? डेप्ट की हो जाएगी 0, तो टोटल हो जाएगी 5 लाख। तो अपना वेट आ जाएगा यहाँ पे, वेट इसका आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और टोटल में 1 आ जाएगा। अब सब अपन को के ई निकालना है, तो के ई कैसे निकलती है? यहाँ पे कौन से मॉडल की बात हो रही है? यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड वाले की बात यहाँ पे हो रही है, ग्रोथ की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ग्रोथ वाला मॉडल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो डिविडेंड अपॉन क्या हो जाएगा? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस P0। तो यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा 0.27 डिवाइड बाय P0, अपना मार्केट प्राइस कितना है? 1.50, ऐसा है ना। तो अपना ऐसे आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन पहले ही करके अपना रखा। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी आ जाएगी और डेप्ट आ जाएगी। तो इक्विटी की वैल्यू अपन को 5 लाख है और डेप्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इक्विटी हो जाएगा 1। यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ इक्विटी है तो 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो वेट आ जाएगा 1। यहाँ पे कुछ नहीं, टोटल हमेशा 1 ही रहता है। और अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी कितनी है? 18। कैसे निकली 18? ऐसे निकली, है ना। कि इक्वल टू होता है डिविडेंड अपॉन P0। तो डिविडेंड अपना 0.27 और मार्केट प्राइस है 1.50, तो अपना ऐसे के 18 आ गई। तो 18 यहाँ पे पुट करा और डायरेक्ट इन दोनों को इंटू कर दिया, तो अपना आ गया 18। टोटल आ गया WCC 18, है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि डेप्ट अगर 0 है अपना निकल नहीं पाएगा, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है ना। आई होप सो मैंने इसलिए फॉर्मेट क्या हुआ है कि जो अपना स्टडी मैट है उन्होंने डायरेक्ट करके रखा है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे करा दिया, इससे आपको एकदम से क्लैरिटी यहाँ पे रहे, है ना। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, दी फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय दी जीपीएस लिमिटेड। अपन को यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की है जीपीएस लिमिटेड ने। क्या क्या दे के रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल दे के रखा है 65 लाख का, 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल दे के रखा है वो 12 लाख का, 15% अपन को रिन्यूएबल डिवेंचर दे के रखा है अपना 20 लाख का, और 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर दे के रखा है 8 लाख का। अब क्या कह रहे हैं? The cost of equity capital for the company is 16.30% and the income tax rate for the company is 30%. You are required to कैलकुलेट दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अपन को यहाँ पे सब चीजें दे के रखी हैं। देखिए, बुक वैल्यू भी इनको इनकी दे के रखी है अपने लिए, तो इससे अपना वेट निकल के आ जाएगा। और रही बात किसकी? अपन को इक्विटी के भी यहाँ पे दे के रखा है। सब अपन को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे केडी निकालना पड़ेगा, केडी निकालना पड़ेगा और केपी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो केपी तो डायरेक्ट निकल आएगा क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो केपी कैसे निकलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड अपन यहाँ पे हो जाएगा अपना नेट प्रोसीड। तो अपना प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? मान के चलते हैं फेस वैल्यू यहाँ पे 100 ही रहेगी प्रेफरेंस शेयर्स की, है ना। क्योंकि कुछ दे के नहीं रखी तो अपन 100 मानते हैं। तो 100 पे 12%, तो यहाँ पे हो जाएगा 12
और नेट प्रोसीड मानेंगे अपना यहाँ पे 100 ही, तो अपने ऐसा 12% यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब केडी निकालना है तो केडी निकालने कुछ नहीं, सिर्फ एक है रिडीमेबल डिवेंचर्स और एक है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक टाइम पे जाके, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो क्या हो जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं। मतलब उसके बदले अपन क्या करते हैं, जो भी अपने डिवेंचर्स होल्डर हैं उनको पैसा दे देते हैं। और जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में अपन जब टाइम आता है ना रिडीम होने का, तो उनको अपन पैसे नहीं देते हैं, उसके बदले में उनको अपन कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर या फिर और कोई से शेयर यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यही अंतर है। तो इसको अपन निकालेंगे, केडी कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड। तो बस इसमें टैक्स का अपन क्या करेंगे, टैक्स में इसका यहाँ पे नेट ऑफ कर देंगे टैक्स से और डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड से, तो अपना यहाँ पे दोनों का केडी निकल के आ जाएगा ना। ये भी सिंपल है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बना के, WCC का फॉर्मेट बना के सबसे पहले अपन उसका अमाउंट पुट करते हैं और वेट निकाल लेते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे सिंपल है, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो अगर जैसे जल्दी जल्दी में मान के चलिए कि टाइम कम है तो इतना तो करके आ ही जाने से अपन का नंबर तो आपको इतने तो मिल ही जाएंगे। सबसे पहले इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, 15% रिन्यूअल डेब्ट और 10% कन्वर्टिबल डेब्ट था। सबके अपन ने अमाउंट यहाँ पे लिखे यहाँ पे। ठीक है, वेट निकालिए। वेट कैसे निकला, इक्विटी का निकला 65 लाख डिवाइड बाय अपना 105 लाख, और फिर प्रेफरेंस शेयर्स का 12 लाख डिवाइड बाय 105 लाख, और अपना 15% रिन्यूअल डिवेंचर्स का 20 डिवाइड बाय 105, और इसका 8 डिवाइड बाय 105। तो अपना यहाँ से इनके सबके अपन ने इंडिविजुअल वेट निकाल लिए। अपन को के यहाँ पे गिवन था 16.30 गिवन था, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स का अपन ने ऊपर भी देखा, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविजन अपॉन नेट प्रोसीड। तो प्रेफरेंस डिविजन समझ में आया ना, कितना निकला, फेस वैल्यू अपन ने 100 मानी होगी, उस पर 12%, तो अपना आ गया यहाँ पे 12। यहाँ पे कुछ नहीं दे के रखा, तो अपन नेट प्रोसीड भी यहाँ पे 100 अपन ने यहाँ पे मान ली, है ना। तो यहाँ पे हो गया अपना के भी आ गया 12%, तो ये अपना हो गया 12। अब आ गया अपना 15% रिन्यूअल डेब्ट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड। तो 15% है अपना, तो 15 अपन मान के चलेंगे कि जो फेस वैल्यू डिवेंचर की वो 100 रहेगी, तो 100 में 15%, तो अपना 15 आ गया, नेट ऑफ टैक्स कर दिया डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, तो मान के चलेंगे 100 है अपनी, कुछ नहीं दी गई है। तो ऐसा अपना कितना आ गया केडी, यहाँ पे केडी 1 मान सकते हैं इसको, कितना आ गया 10.5%। तो यहाँ पे 10.5 हो गया। अब ऐसे ही सेम इसमें हो गया, जो अपना कन्वर्टिबल डिवेंचर्स से इंटरेस्ट 10% था, तो यहाँ पे 100 पे 10% 10 आ गया, नेट ऑफ टैक्स किया डिवाइड बाई 100, तो ऐसा 7% निकल के आ गया। तो ये भी अपना 7 आ गया। कुछ नहीं करना है, इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इनका इंटू करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना। फिर इनको अपन को जोड़ देना है, तो WACC अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.99%। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ यहाँ पे टफ नहीं था, इसमें सिंपल इलस्ट्रेशन था, क्योंकि अपन इससे बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन करके आ चुके हैं और क्वेश्चन से अपन ने देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखिए देखिए ABC company's equity share is quoted in the market at rupees 25 per shares. Currently, the company pays a dividend of rupees 2 per shares, and the investors market expects a growth rate of 6% per year. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ABC कंपनी है जो कि इक्विटी शेयर कोड कितने पे हुआ है 25 पे, और यहाँ पे कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं वो 2 पर शेयर्स, और इन्होंने बता दिया गया है यहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी है 6% यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोल रहे हैं कंपनी पेज अ डिविडेंड, मतलब पे करती है, तो यहाँ पे D0 की बात हो, D0 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अपन को लेकिन के निकालने के लिए तो अपन को D1 चाहिए होता है ना, D1 चाहिए होता है, तो D1 कैसे निकलता है, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस ग्रोथ, यहाँ पे तो D0 हो जाएगा 2, 1 ग्रोथ कितनी है 0.06, तो यहाँ से अपना D1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बोल रहे हैं ना, तो इससे यहाँ पे हम के आसानी से निकल के आ जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। फिर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, इफ दी कंपनी इशू 10% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच एंड रियलाइज ₹96 पर डिवेंचर व्हाइल द डिवेंचर आर रिन्यूएबल आफ्टर 12 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, तो कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स यूजिंग बाईटीएम मेथड। सर दिक्कत हो गई, फिर से इन्होंने वाईटीएम का पूछ लिया, वो हर बार वही सर वही पूछते हैं, वाईटीएम पूछते हैं सर, उसमें ही दिक्कत रहती है। फिर वो IRR वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर एक बार पॉजिटिव एनपीवी निकालो, नेगेटिव एनपीवी निकालो सर। और मेन दिक्कत तो ये आती है, तो समझ में नहीं आता रेट कौन सा लें सर, कब करते ही रहे क्या 2-3 रेट निकालें, फिर सर बहुत दिमाग खराब हो जाता है एकदम से। तो
मैंने आपको पहले भी एक दो इलस्ट्रेशन में कराया, अपन को दिक्कत नहीं लेनी है। एक सॉलिड चीज बताऊंगा इसके बारे में, इससे आपको पता चल जाएगा कौन से दो रेट यहाँ पे लेने हैं ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना। तो सबसे पहले अपन के ही निकालेंगे, है ना। देखिए के कैसे निकलेगा, वही सेम के का फॉर्मूला लगा दें, के इक्वल टू d1/p0 प्लस जी। तो सॉरी यहाँ पे d1 है ना, तो d1 कैसे निकलेगा, d0 और इनटू कर देंगे 1 प्लस जी से। तो डिविडेंड कितना था बोल रहे थे, बेस करना है डिविडेंड, तो 2 यहाँ पे डिविडेंड हो गया, इनटू करेंगे 1 प्लस ग्रोथ से डिवाइड बाई 25, क्योंकि अपना यहाँ पे मार्केट प्राइस था, प्लस जी यहाँ पे ऐड कर दी, तो ऐसा अपन के ही निकल के आ गया, है ना। अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किसका, अपन को केडी का, मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का। तो वो भी किससे करना है, आईआरआर से, क्यों उन्होंने बोल दिया कि यील्ड टू मैच्योरिटी से करना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से नहीं करना है। अप्रोक्सीमेशन मेथड मतलब फॉर्मूला, तो उससे नहीं करना है, अपन को करना है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से। तो अपन को आईआरआर लगता है उसके लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है आईआरआर का, लोअर रेट प्लस हो जाएगा अपना लोअर रेट के एनपीवी, अपॉन में हो जाएगा लोअर रेट के एनपीवी माइनस हायर रेट के एनपीवी, और इनटू कर देंगे हायर रेट माइनस लोअर रेट, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि अपन को इसमें करना कैसे। देखिए जब भी अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, आईआरआर निकालेंगे ना, तो इसमें अपन क्या मानेंगे यहाँ पे कि अपन को करना है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो डिवेंचर्स होल्डर होगा ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, है ना। वैसे वो तो कंपनी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, और जो अपना क्या है डिवेंचर्स होल्डर उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जो डिवेंचर्स होल्डर है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो अपन को ज्यादा यहाँ पे आसान रहेगा। देखिए जैसे डिवेंचर्स होल्डर है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंपनी ने इशू किया डिवेंचर्स, तो फेस वैल्यू 100 है, और कंपनी को कितने रिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 96 रुपीज रिलाइज हो रहे हैं। तो कंपनी रिलाइज हो रहा है, मतलब जब कंपनी ने इशू किया होगा ना डिवेंचर्स, तो शेयर होल्डर ने उनको क्या 96 रुपीज यहाँ पे दिए होंगे पर डिवेंचर्स के लिए। तो डिवेंचर्स होल्डर के लिए वो 96 के यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा उनके लिए आउटफ्लो 96, है ना। फिर जो कंपनी उनके लिए क्या देगी यहाँ पे, कंपनी उनके लिए जो इंटरेस्ट देगी ना 10% के हिसाब से, वो डिवेंचर्स होल्डर के लिए क्या बन जाएगा, वो उसके लिए इनफ्लो बन जाएगा। तो यहाँ पे इनफ्लो कितना हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा उनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 10। लेकिन इसको इंटरेस्ट को क्या करना अपन नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूं कैसे करते हैं नेट ऑफ टैक्स। और जब कंपनी रिडीम कर रही है ना इनके डिवेंचर्स को, तो कितने पे कर रही है, 12 ईयर के बाद 12% के प्रीमियम पे, तो 100 पे 12%, मतलब यहाँ पे हो गया 112। तो जो भी रिडम्पशन वैल्यू वो भी इसकी इनकम बनेगी, तो 112 रुपए इसकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स कर देंगे यहाँ 50% से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। वो भी मैं नीचे बता दूंगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, जब अपन आंसर समझेंगे इसका तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। देखिए कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डेब्ट करेंगे, तो देखिए फॉर्मेट ऐसा रहता है आईआरआर का, है ना। जैसे अपन को दो रेट लेने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, लेकिन इससे इसको समझने से पहले इस हिस्से को समझने से पहले इस हिस्से को समझना ज्यादा जरूरी है ना। देखिए सबसे पहले आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो के लिए क्या नेट प्रोसीड रहेगा, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होता है, जो कंपनी जब इशू करती है ना डिवेंचर्स या शेयर, तो कंपनी को मिलता है। तो 0 ईयर में कितना हो जाएगा, 96 क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा डिवेंचर्स होल्डर के लिए। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, फर्स्ट ईयर से 12th ईयर तक का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 5 कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि अपन इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और इंटरेस्ट था अपना 50%, तो माइनस हो जाएगा 5 जीरो, तो यहाँ से 5 इसका आ जाएगा, है ना। तो ऐसा 5 आ गया, और रिडम्पशन वैल्यू भी 112 जो क्या डिवेंचर्स होल्डर को मिलेगी। आई होप सो आपको ये वाला इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि सर भाई 5% जिससे एक पॉजिटिव एनपीवी आएगी, और 7% जिससे नेगेटिव एनपीवी आएगी। तो छोटे रेट से आती है पॉजिटिव एनपीवी, और उससे अपन ज्यादा रेट बढ़ाते हैं तो उससे आती है भी नेगेटिव एनपीवी, जो कि अपने नियर टू जीरो रहती है। लेकिन सर यही समझ में नहीं आता कैसे नहीं वाले। तो देखिए क्या करना है, आप रफ में आप जाएंगे ना, जब सॉल्व करेंगे तो रफ में जाएंगे, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना। ये वाला फॉर्मूला लगा के इसमें इंफॉर्मेशन पुट कर देना। देखिए जैसे कि इंटरेस्ट था 10 अपना, 1 माइनस नेट ऑफ टैक्स कर दिया, प्लस रिडम्पशन वैल्यू तो आपको पता थी कितनी, रिडम्पशन वैल्यू 112 थी 12% प्रीमियम पे, और नेट प्रोफिट कितना हो तो 96 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 ईयर है, और डिवाइड बाई रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोफिट डिवाइड बाई 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप तो अपना आ जाएगा 6.089%, इतना केडी निकल के आएगा किससे, फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपन जैसे 6.089 आया, तो अपन को क्या करना है, एक ऊपर वाला रेट ले लेना है लोअर रेट, और एक नीचे वाला रेट ले लेना है 6 के बाद वाला, मतलब 7। तो इन दोनों के बीच में ही ये दोनों जो रेट आएंगे, इन दोनों के बीच में ही अपना आईआरआर निकल के आएगा, है ना।
आई होप सो आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। तो 5% से निकालेंगे आप, तो यहाँ पे 0 ईयर में हो जाएगी 1, और 1 to 12 ईयर में कितना आ जाएगा 8.863। तो अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया। चलिए, अगर आपने जो पहले वाली वीडियो देखी होगी इसकी, तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए फिर मैं रिवीजन वीडियो है तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, बाकी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है आपको कि कैलसी पे टाइप करिए 1.05 टाइप कर लिया। अब क्या करना है इसको, जैसे अपन को निकालना है यहाँ पे कितने 12 ईयर तक का, तो आप यहाँ पर टाइप करिए 1.05 डिवाइड फिर इक्वल टू कर दीजिए 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इतना आ गया, फिर जीटी प्रेस कर दी, जीटी प्रेस करेंगे तो 8.86 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो वही है ना। और फिर जो लास्ट ईयर का आया था 12 का, वो ए वाला है ना। जैसे कि 1.05 करेंगे तो डिवाइड, और फिर आपको क्या करना है इक्वल टू कर देना 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो 12 टाइम्स वाला है ना वो ये है ना। अब कुछ नहीं करना है अपन को, 96 का मतलब इसका इंटू कर देना है इससे, तो 1 आ जाएगा, इसका कर देंगे तो अब ए निकल के आ जाएगा, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे तो ए निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सेम आपको सेम परसेंट का निकाल देना है, तो फिर इसका इंटू करेंगे इससे तो 96 आ जाएगा, फिर इसका इंटू करेंगे आप इससे तो ये निकल के आ जाएगा, फिर इसका इंटू करेंगे इससे तो अपना ये निकल के आ जाएगा, है ना। ये माइनस में था ऑलरेडी, यहाँ पे भी चाहे तो आप माइनस लगा, मतलब ब्रैकेट लगा, मतलब उसका मतलब माइनस आउटफ्लो हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96 हो जाए माइनस का, ये दोनों प्लस के, तो अपना यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस कर देंगे उसमें से, तो अपना यहाँ पे माइनस का ये आ जाएगा, है ना। फिर कुछ नहीं करना, लोअर रेट हो जाएगा 5, अपना 5% वाला, लोअर रेट की एनपीवी ये वाली आई, तो यहाँ पे ये पुट कर दी, अपॉन लोअर रेट की एनपीवी माइनस करेंगे, एक माइनस था, एक ऑलरेडी एक और माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, इसलिए अपन उसको ब्रैकेट में रखेंगे और इनटू कर देंगे हायर रेट माइनस लोअर रेट, और इसको सॉल्व करेंगे इस वाले हिस्से को, तो अपना यहाँ पे केडी निकल के आ जाएगा 6.24, है ना। आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, तो मैंने इसका आसान रास्ता भी यहाँ पे बता दिया। तो अपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अपन को करना है क्वेश्चन नंबर, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, Masco Limited wishes to raise additional finance of rupees 10 lakh for meeting its investment plan। क्या क्या है यहाँ पे, जो एक मास्को लिमिटेड है यहाँ पे, उनको रेज करना है कितना एडिशनल फाइनेंस 10 लाख रुपीज, किसके लिए, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को यहाँ पे मीट करने के लिए। इट हैज रुपीज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ द रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। तो बोल रहे हैं कि इसमें 2,10,000 है, किसके फॉर्म में रखेंगे, वो रिटेन अर्निंग के फॉर्म पे यहाँ पे रखेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। कुछ डिटेल्स यहाँ पर अपन को देके रखी है, जैसे कि बोल दिया गया है कि जो डेप्ट इक्विटी का है उसका रेशियो कितना है अपना 3:7 है, मतलब जो भी अपना एडिशनल फाइनेंस यहाँ पे 10 लाख रुपीज रहेगा, इसमें से मतलब इसका करेंगे तो डेप्ट का रहेगा 3/10 और अपना इक्विटी का रहेगा 7/10, है ना। जैसे कि 10 लाख रुपीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डेप्ट कैसे निकलेगी, 10 लाख इंटू 3/10, 10 कहाँ से आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी 3 लाख रुपीज अपनी आ जाएगी यहाँ पे डेप्ट, और इक्विटी कितनी आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी 10 इंटू 7/10, तो अपनी 7 लाख यहाँ पे इक्विटी जाएगी, ठीक है। फिर और क्या बता के रखा है आगे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बता के रखी है कि जो अप टू अपनी 3 लाख रुपीज की डेप्ट है, इसमें से 1,80,000 तक की अपन को कितने में मिलेगी, 10% में मिलेगी। और इससे जो 1,80,000 से ऊपर की है, मतलब बची हुई 1,20,000 से अपन को 60% के इंटरेस्ट में यहाँ पे मिलेगी, मतलब 1,80,000 रुपए की डेप्ट पे अपन को कितने परसेंट का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, 10% का। और जो 1,80,000 से ऊपर की डेप्ट है उस पर अपन को कितने का 16% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईपीएस अपन को 4 दे के रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% ऑफ अर्निंग, है ना। तो अपनी जो ईपीएस है, मतलब अर्निंग मतलब क्या हो गया ईपीएस, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 50%, इसका 50%, तो अपने यहाँ से डिविडेंड निकल के आ जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अपन को दे के रखा है 10%,
करंट मार्केट प्राइस देके रखा है 44, टैक्स रेट 50% देके रखा है। आगे चलते हैं। देखिए अपन को क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिटरमाइन करना है। यहाँ पे एक मिनट देखिए, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो जो अपन ने वो बनाया था ना, मतलब बताया था कि इतना डेप्ट है इतना इक्विटी, तो पहला पॉइंट तो अपना वहीं पे ही यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो अपन को सेकंड में क्या निकालना है, अपन को जो अपना इंटरेस्ट दिया गया था ना बिफोर टैक्स देके रखा था उन्होंने, तो अपन को यहाँ पे आफ्टर टैक्स इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बतानी होगी, अपन निकाल लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो भी निकाल लेंगे। और थर्ड में अपन को यहाँ पे WACC निकालना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस, है ना। सिंपल है, अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आइए चलते, देखिए सबसे पहले वही सेम चीज, कैलकुलेशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। ऐसा अपना इक्विटी इतना आया, मैंने आपको बताया था कैसे 70% समझ गए ना, कैसे आया 7 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे 0.70 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 70%, है ना। तो अपना इक्विटी हो जाएगा 10 लाख का 70% तो 7 लाख, और डेप्ट हो जाएगा 10 लाख का 30% तो अपना हो जाएगा 3 लाख, है ना। अब क्या करना है अपन को, इनका अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताना है। तो देखिए उन्होंने बोला था ना कि 2,10,000 की क्या है, 2,10,000 की अपना क्या था वहां पे, रिटेन अर्निंग थी। तो देखिए इक्विटी कितना हो जाएगा, 7 लाख में से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा इक्विटी, और 210 का हो जाएगा अपना अपना रिटेन अर्निंग। मतलब टोटल कितनी थी, टोटल अपनी थी यहाँ पे 7 लाख, है ना। 7 लाख में से दो टुकड़े हो गए, एक हो गया रिटेन अर्निंग का और एक हो गया इक्विटी का। तो रिटेन अर्निंग हो गई 2,10,000, तो और इक्विटी कितनी हो जाए, बची हुई इक्विटी हो जाएगी अपनी, है ना। एक मिनट में फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए टोटल अपनी इक्विटी कितनी थी, मतलब शेयर होल्डर फंड मान लीजिए। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड कितना था, शेयर होल्डर फंड था अपना यहाँ पे टोटल 7 लाख रुपीज, है ना। 7 लाख रुपीज था। इसमें से रिटेन अर्निंग कितनी हो गई, रिटेन अर्निंग हो गई इसमें 2,10,000, तो बचा हुआ कितना हो गया 4,90,000 अपने हो गया, ठीक है ना। बस इन्होंने इसको बाइफरकेट करके यहाँ पे बता दिया। फिर 1,80,000 तक अपनी हो गई 10% की यहाँ पे डेप्ट, और 1,20,000 की बची हुई अपनी हो गई 16% की यहाँ पे डेप्ट, बता भी दिया। 3 लाख में से 1,80,000 चलेगा तो यहाँ पे अपना 120 आ गया। टोटल फंड तो वही 10 लाख रुपीज का है अपना। अब सेकंड में क्या बताना था अपन को, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अपन को यहाँ पे बताना था। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों का एवरेज करके। अगर सिंगल उन्होंने बोला होता ना कि कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ईच, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट 1 - टैक्स अपॉन यहाँ पे जो भी इसका फंड होता है यहाँ पे, या फिर नेट प्रोसीड, वो अपन यहाँ पे लिख देते टोटल में। तो इसका अपना अलग निकलता, इसका अपना यहाँ पे अलग निकाल देते, और इसका अपन अलग निकाल देते, है ना। लेकिन उन्होंने एवरेज बोला है इसलिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 लाख करके निकाल रहे। अगर सिंगल सिंगल निकालते तो कैसे निकलता है, यहाँ पे 1,80,000 1 - टैक्स हो जाता है 0.50 और डिवाइड बाय 180, है ना, ऐसे। और दूसरे का कैसे निकलता, दूसरे का निकलता 120 1 - टैक्स 0.50 डिवाइड बाय 120। लेकिन उन्होंने बोला है कि अपन को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, इसलिए दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पे, और इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐसा इन्होंने निकाला है यहाँ पे। तो देखिए इसका निकाल लिया। अब इंटरेस्ट कैसे आया, 1,80,000 उस पर 10%, तो अपना यहाँ पे 18,000 आ गया, और 120 पे अपना 16%, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा था ना मतलब यहाँ पे कन्वर्टेबल था, आई थिंक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे यहाँ पे, सॉरी कन्वर्टेबल नहीं, मतलब जो मतलब बियॉन्ड 180 था, है ना। बियॉन्ड 180 कितना था अपना 16% से, तो यहाँ पे 120 का 16%, तो अपना अपना कितना आ गया 19,200। बस इसको सॉल्व कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 3 लाख से, तो अपने यहाँ पे केडी कितना 6.2% यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी निकाल ली। अब थर्ड पॉइंट में क्या निकालना था, कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी अपन को, मार्केट प्राइस दिया था, ग्रोथ रेट भी दी थी, और यहाँ पे D0 तो अपन ने निकाल ली। कैसे निकाला, जो भी अपनी अर्निंग थी उसका अपन ने, और डिविडेंड पे आउट रेशियो देके रखा था, तो 4 का अपन ने कर दिया 50%, तो यहाँ से 2 आ गया, तो ये हो गया 2। और ग्रोथ रेट अपन को यहाँ पे D0 निकला है ना, ये D0 है, तो यहाँ पे ग्रोथ D1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे D1 है ना, लिख भी सकते हैं यहाँ पे D1 है, तो D1 ऐसे ही निकलता है।
D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ से अपना निकलता है D1, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय करेंगे मार्केट प्राइस से और ऐड कर देंगे ग्रोथ, तो ऐसे अपनी के यहाँ से निकल के आ गई। अब के इक्वल टू क्या होता है, के आर यहाँ पे होता है, लेकिन जब कब होता है, जब अपना यहाँ पे ब्रोकरेज और पर्सनल टैक्स यहाँ पे नहीं दिया हो, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं दे के रखे हैं अपना, तो अपना के आर किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा, है ना। तो के आर अपना 15% हो जाएगा, है ना। तो अपन ने तीनों चीजें यहाँ पे निकाल ली। अपन ने कॉस्ट ऑफ अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल ली, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी निकाल ली। अब अपन को फोर्थ पार्ट में पूछा था अपन से कॉस्ट ऑफ सॉरी अपन से पूछा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, WAC से अपन को फोर्थ पार्ट में ऐसा पूछा था। तो देखिए इक्विटी कितनी है 7 लाख और डेब्ट कितनी है 3 लाख। तो वेट कैसे निकला है, वेट तो अपना मतलब सिंपल है, 7 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो यहाँ पे 0.70 हो जाएगा, और इसका 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख तो 0.30 हो जाएगा। टोटल हमेशा यहाँ पे 1 होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कैपिटल स्ट्रक्चर में तो अपन ने अलग अलग किया था ना, कि इक्विटी में भी दो थे अपने, एक तो इक्विटी ही था आपको, तो एक रिटेन अर्निंग था, तो सर इनका एक साथ ही कैसे कर दिया। तो देखिए के और अपना के आर का रेट एक सा आ रहा है ना, इसलिए इसको अपन ने क्या कर दिया, एक साथ यहाँ पे सेम लेने की लिख दिए। अगर के अलग आ रहा होता, के आर अलग आ रहा होता, तो इक्विटी अपन अलग लिखते और अपन रिटेन अर्निंग यहाँ पे अलग लिखते, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको मतलब एक साथ ही क्यों लिखा है यहाँ पे इक्विटी, है ना सर। क्योंकि एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, अपन ने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों के रेट सेम आ रहे हैं, के भी सेम आ रहा है और के आर भी सेम आ, अगर अलग अलग आ रहे होते तो यहाँ पे अपन इक्विटी का अलग लिखते, मतलब जो कि 4,90,000 थी, और रिटेन अर्निंग का अलग लिखते जो कि 2,10,000 थी, और अलग अलग रेट से इंटू करते। लेकिन अपना यहाँ पे सेम 50% था, इसलिए टोटल में लिख के यहाँ पे इसका वेट निकाला और डायरेक्ट से इंटू कर दे 15% से। और डेप्ट का यहाँ पे अपन ने एवरेज निकाला है ना, निकाला एवरेज, इसलिए अपन इसको टोटल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका 3 लाख यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका वेट लिख रहे हैं और इंटू कर रहे हैं 6.2 से, तो अपना यहाँ पे क्या आ गया 1.86 आ गया। इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये जाएगा, इन दोनों करेंगे तो ये जाएगा, टोटल कर देंगे तो 12.36 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने WACC भी निकाल दिया। तो अपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, है ना। ओके, अब आ जाते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे इसको मतलब सेट किया है ना। एग्जाम में भी कम से कम 2 बारी वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अपन भले ही रिवीजन वीडियो चल रहा है, लेकिन इसको अपन आराम आराम से देख के इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, है ना। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए determine the cost of capital of Bestech Limited using the book value and market value made from the following information। तो अपन को क्या यहाँ पे डिटरमाइन करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बताना है किसका, बेस्ट लक लिमिटेड का, है ना। मतलब वही यहाँ पे WACC की बात यहाँ पे कर रहा है, बुक वैल्यू से और ना मार्केट वैल्यू से। अपन कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जैसे दोनों के अपन को बुक वैल्यू दे के रखी है, मतलब दोनों चीजें देख रखी है, बुक वैल्यू भी और मार्केट वैल्यू भी, है ना। देखिए इक्विटी शेयर दे के रखा है, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, चारों चीजें अपन को यहाँ पे दे के रखी है। देखिए बुक वैल्यू दे के रखी है, तो इससे तो अपना यहाँ पे आराम से बुक वैल्यू लिख के इनका वेट यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन मार्केट वैल्यू में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, कौन सी वाली प्रॉब्लम, कि देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर दे के रखा है, प्रेफरेंस शेयर दे के रखा है, डिवेंचर्स भी यहाँ पे दे के रखा है, क्या नहीं दे के रखा है यहाँ पे, रिटेन अर्निंग यहाँ पे नहीं दे के रखा है। तो यहाँ पे अपन को थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू में से क्या होता है कि रिटेन अर्निंग की कोई भी यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं रहती है, तो ये क्या करते हैं, इसको इक्विटी शेयर के में ही इसके दोनों दे देते हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस मार्केट वैल्यू से मतलब जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू इसमें दोनों की, इक्विटी शेयर की भी और रिटेन अर्निंग की दोनों की इसमें मार्केट वैल्यू छुपी हुई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के रेशियो अपन को बांटना पड़ेगा, तो अपनी यहाँ से मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। तो अपन को क्या करेंगे, सिंपली इससे पहले अपन बुक वैल्यू से वेट निकाल लेंगे और मार्केट वैल्यू से यहाँ पे वेट निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देखे रखा है, देखिए इक्विटी के बारे में देखे रखा है। सबसे पहले इक्विटी शेयर आर कोटेड एट ₹130 per share and new issues priced at ₹125 per share will be fully subscribed, flotation cost will be ₹5 per share। तो अपन को क्या बोल के रखा है यहाँ पे कि शेयर कोड कितने पे हुआ है 130 पे, और जो भी न्यू इशू यहाँ पे होंगे ना उसका प्राइस यहाँ पे 125 है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 देख रखे, ठीक है ये वाली इन्फॉर्मेशन। पर डिविडेंड के बारे में यहाँ पे कुछ देखे रखा है, जैसे कि ड्यूरिंग दी प्रीवियस 5 year डिविडेंड हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 10.60 टू 14.19 रुपीज पर शेयर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मतलब 5 ईयर के दौरान यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब डिविडेंड
10 रुपए 60 पैसे से बढ़ के यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे 14 रुपए 19 पैसे यहाँ पे हो गया। मतलब पहले कितना था, पहले था अपना 10.60 रुपीज और फिर बाद में कितना हो गया 14.19, मतलब 14.19 यहाँ पे हो गया। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹15 पर शेयर। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन किस काम में आएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन अपन को यहाँ पे ग्रोथ निकालने के काम में आएगी। जैसा कि अपन ने किया था ना इलस्ट्रेशन शायद 17 में किया था, ऐसे इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, बहुत बड़ा चार्ट दिया था ना, इसमें अपन को डिविडेंड दे के रखा था या फिर ईपीएस दे के रखा था। तो अपना ग्रोथ किसी से भी निकल सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन वो डिविडेंड के बारे में भी दे सकते हैं और अपना यहाँ पे ईपीएस के बारे में भी दे सकते हैं। उससे अपन को यहाँ पे क्या ग्रोथ यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपन यहाँ से के निकालने में ये वाली इन्फॉर्मेशन हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वो जब अपन करेंगे तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। फिर थर्ड पॉइंट इसके बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कि 15% प्रेफरेंस शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वुड बी रियलाइज ₹105 पर शेयर। तो ठीक है, यहाँ से के भी निकल आएगा अपना। फिर 4 पॉइंट डिवेंचर्स के बारे में, the company proposes to issue 11-year 15% debentures, but the yield on debentures of similar maturity and risk class is 16% और फ्लोटेशन कॉस्ट 2% यहाँ पे देखी रखिए। तो यहाँ पे कौन से वाले डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिन्यूएबल डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, है ना। टैक्स बता के रखा है 35% टैक्स है, अपन को इग्नोर करना है डिविडेंड टैक्स। फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। देखो यहाँ पे बता के रखा है कि देखिए मैंने आपको बोला था ना कि अगर जैसे अपना जो फ्लोटेशन कॉस्ट है फेस वैल्यू पे अगर कंप्यूट करना होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली अपन को बता देगा, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि अपन को कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू पर। तो यहाँ पे अपन किस पे कैलकुलेट करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट को फेस वैल्यू पर ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फॉर्मेट बना के बुक वैल्यू वाला मतलब जो बुक वैल्यू से एक और एक मार्केट वैल्यू से इनको फॉर्मेट बना के अपन इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू लिख लेंगे और मार्केट वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मेट बना के इनका वन वेट निकाल लेते हैं ना, ये अपना फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो देखिए ये अपना यहाँ पे रहेगा कैलकुलेशन ऑफ WACC बुक वैल्यू से और फिर कैलकुलेशन WACC मार्केट वैल्यू से। तो ये सारी चीजें तो अपन को पता है, ठीक है, डायरेक्ट अपन ने पुट कर दी यहाँ पे और इनका अपन ने वेट निकाल दिया। आई होप सो अभी तक आपको वेट निकालना आ गया होगा, कैसा निकालते एक बार और बता देते हैं। इक्विटी शेयर का निकालना है अगर वेट तो 120 डिवाइड बाई 195 तो ये आ गया अपना। फिर रिटेन अर्निंग का निकालना है तो 30 डिवाइड बाई 195 तो ये आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आ जाएगा ए और डिवेंचर्स का इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना आ जाएगा ए। इनका टोटल हमेशा वन ही यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये वाला इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही मार्केट वैल्यू वेट में भी अपन को क्या करना है, सेम यहाँ पे लिख देना है और इनका वेट अपन को निकाल लेना है। सिर्फ अपन को ये वाली प्रॉब्लम आई ये कैसे आया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स थी उसको डिवाइड करेंगे दोनों की बुक वैल्यू से और इनटू कर देंगे इंडिविजुअल से, है ना। तो दोनों का टोटल 150 हो जाएगा और इसका इक्विटी का इंडिविजुअल कितना था 120, जैसा 160 यहाँ पे आ गया। ऐसे रिटेन अर्निंग के केस में करेंगे 200 लाख डिवाइड बाई 150 इंटू इसका इंडिविजुअल 30 तो इसका आ गया 40 लाख। तो ऐसा यहाँ पे 160 और 140 अपना आ गया। ठीक है, इनका वेट अपन ने निकाल लिया तो इसका टोटल यहाँ पे बन आ जाएगा, है ना। अब अपन को क्या निकालना है, सिर्फ अपन को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालना है। अगर अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकाल लिया तो अपन का पूरे 6 में से 6 या फिर 8 में से 8 पूरे नंबर अपने पक्के हो जाएंगे, है ना। चलिए अपन एक एक करके सब निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं अपन यहाँ पे के ई निकालते हैं, है ना। तो के ई के लिए अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ती है, के ई के लिए के ई का फॉर्मूला क्या रहता है, के इज इक्वल टू d1 अपॉन b0 प्लस g। तो देखिए क्या क्या दे के रखा है अपने लिए, उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15। बोल रहे हैं ना कि मतलब करंट ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना होगा, मतलब यहाँ पे D1 की बात करना है तो D1 कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा यहाँ पे अपना 15, है ना। B0 कितना हो जाएगा, यहाँ B0 हो जाएगा बोल के रखे कि जो न्यू शेयर कितने पे कर रहा है 125, तो हो जाएगा 125 प्लस अपन को यहाँ पे जी कैलकुलेट करना है ना। तो जी कैसे निकलेगा इस वाली इन्फॉर्मेशन से, तो अपना जब अपन मतलब इस ईयर में होंगे जहां पे अपना डिविडेंड कितना रहा होगा 10.60 और बाद में जाके कितना हो गया है 14.19, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ये रहेगी। अपन देखेंगे कि फ्यूचर में इतना हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू ये रहेगी, फ्यूचर वैल्यू रहेगी, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट अपन ग्रोथ यहाँ पे निकाल लेंगे। देख लेते हैं, देखिए ये अपना यहाँ पे क्या है, ये अपना फॉर्मूला हो गया ये वाला, है ना। D1 दे के रखा है, P0 भी दे के रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट अपने को ₹5 ये भी दे के रखी। ग्रोथ निकालना है तो ग्रोथ का ये वाला फॉर्मूला अपन बहुत बार कर चुके हैं ना। फेस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + g टू द पावर n, है ना। तो ये अपन ने फेस वैल्यू मतलब सॉरी फ्यूचर वैल्यू इतनी हो गई, प्रेजेंट वैल्यू इतनी हो गई
और एन कितना हो गया 5 ईयर यहाँ पे हो गया, क्योंकि बोल रहे थे कि 5 ईयर में अपना इतना ग्रोथ हुआ है ना अपना डिविडेंड। तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको अपन डिवाइड कर दे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 1 + 5, फिर ये वाली पावर इस साइड आके 1/5 में यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको भी सॉल्व कैसे करना है इसका भी मैंने आपको यहाँ पे स्टेप देके रखे। सबसे पहले क्या करना है, कैल्स पे टाइप करेंगे 1.3387। इसको यहाँ पे टाइप करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, 12 टाइम बाद अपन को अंडर रूट कर देना। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में -1 करना है। फोर्थ स्टेप में डिवाइड बाय 9, मतलब जो भी 9 रहेगा। यहाँ पे 5 था इसलिए 5 से डिवाइड करा, अगर और कुछ होता तो और कुछ से डिवाइड करते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया। फोर्थ स्टेप पे आप डिवाइड करेंगे n से, फिर फिफ्थ स्टेप में करेंगे +1, और सिक्स स्टेप में यहाँ पे एंड में क्या कर देंगे इनटू और इक्वल टू 12 टाइम्स। कैसे, इनटू इक्वल टू एक बार, इनटू इक्वल टू 2 बार, इनटू इक्वल टू 3 बार, इनटू इक्वल टू 4 बार, ऐसे करते करते 12 टाइम्स अपन को करना है। जब आप करेंगे ना तो ऐसा कुछ आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, अपन इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो अपने यहाँ पे ई निकल के आ जाएगा। तो जी अपने ऐसे 6% हो जाएगा, है ना। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अपन को अमाउंट पुट करना है। ग्रोथ भी निकाल ली अपन ने, तो यहाँ पे D1 आ गया, ये P0 ऑलरेडी गिवन था, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर दिया और प्लस अपन ने ग्रोथ ऐड कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना यहाँ पे 18.5% आ जाएगा, है ना। सिंपल था, सिर्फ इस वाली यहाँ पे ए वाली कैलकुलेशन थी। ओके, तो अब देखिए अपन ने यहाँ पे 18.5 और 18.5 यहाँ पे, है ना। तो अपने यहाँ पे की निकल आया। अपन क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, अपन के पी निकाल लेते। तो के पी तो बिल्कुल सिंपल है, इन्होंने बोला है कि 15% प्रेफरेंस शेयर्स है विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100। तो अपना डिविडेंड तो कितना हो जाएगा, डिविडेंड अपना मतलब यहाँ पे सिंपली हो जाएगा फेस वैल्यू का 15%, तो 100 इंटू 15%, तो ये हो जाएगा अपना 15। फिर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड कितनी हो जाएगी, नेट प्रोसीड हो जाएगी अपनी 105, क्योंकि बोल रहे हैं कि कितना रियलाइज हो रहा है 105, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, ये तो डायरेक्ट ही निकल आएगा यहाँ पे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। एक मिनट, एक की हो गया है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड नेट प्रोसीड 15 डिवाइड बाय 105, तो अपने यहाँ पे की निकल के आ गया, की भी निकल के आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना ये वाले। अपन सर इसमें के आर भूल गए तो के आर भी देख लेते हैं। के आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए के आर इक्वल टू होता है के अपन लिखते हैं, कब होता है के इक्वल टू के आर ई अपना यहाँ पे ब्रोकरेज और पर्सनल टैक्स नहीं दे के रखा होता है ना, तब अपन क्या करते हैं के इक्वल टू के आर कर देते हैं। लेकिन एक और कंडीशन होती है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट अपन को दे के रखा है तो भी अपना के इक्वल टू के आर ई नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो भी अपना यहाँ पे रिटेन अर्निंग है उसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि जब अपन क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसमें अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, मतलब, है ना। क्योंकि जब अपन मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है कि इशू का खर्चा, लेकिन अपन रिटेन अर्निंग थोड़ी ना, अपन रिटेन अर्निंग तो अपन इशू नहीं करते, रिटेन अर्निंग तो पहले से ही अपने पास यहाँ पे होता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिया आपको कि के इक्वल टू के आर ई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए के आर ई का फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, T1 अपॉन P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस जी। बस यहाँ पे अपना फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि के आर की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती है। तो T1 वही हो गया, P0 125 और ग्रोथ ऐड कर दी, तो के आर अपना ऐसा 18% आ गया, है ना। यहाँ पे भी 18% और यहाँ पे भी 18%। अब क्या निकालना है अपन को, सिर्फ के डी और कैलकुलेट करना है। के डी कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से अपना पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं के डी के लिए क्या बोल के रखा है उन्होंने। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल, है ना, आराम से। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए मैं आराम से समझाऊंगा, आपको सिर्फ समझना है। देखिए सबसे पहले ये बात तो क्लियर हो गई, इन्होंने 11 ईयर का बोला है, मतलब कौन से वाले रिडम्पशन वाले फॉर्मूले की बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आगे 11 ईयर बाद क्या हो जाएगा अपना मतलब जो भी डिवेंचर रिडीम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिडीम ही होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगेगा अपना इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन। फुल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पे पुट करते चल रहे हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में बचेगी वो अपन लास्ट में ही निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बोले 15% डिवेंचर्स, तो अपना 15% डिवेंचर अपन मानेंगे कि 100 यहाँ पे क्या होगी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अपन क्या निकलता है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स कितना है 35%, तो 1 माइनस 0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यू। तो रिडम्पशन वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए रिडम्पशन वैल्यू के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो रिडम्पशन वैल्यू अपन क्या मानेंगे यहाँ पे, रिडम्पशन वैल्यू अपन यहाँ पे मानेंगे 100, है ना। अब देखिए नेट प्रोसीड के लिए यहाँ पे अपन को चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो नेट प्रोसीड अभी छोड़ देना है। एन कितना हो जाएगा 11, फुल डिवाइड बाय हो जाएगा 100
प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय, यहाँ पे ऊपर नेट प्रोसीड कर देते हैं। तो देखिए सिर्फ अपन को क्या निकालना है, नेट प्रोसीड यहाँ पे निकालना है। देखिए मतलब एफएम में सीधा है कि जितना से ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर पाए क्वेश्चंस को उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और एकदम से पूरा आप करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ही मतलब उसमें फंसते चले जाएंगे। ठीक है, अब अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिर्फ अपन को नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना है। तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा, आई होप आपको ये वाली इतनी कैलकुलेशन समझ में आई हो। देखिए अब क्या कह रहे हैं नेट प्रोसीड के लिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंपनी है ना उन्होंने प्रपोज किया पे 11 या 15% डिवेंचर्स, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम मार्केट में जो दूसरी कंपनी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे 16% के डिवेंचर्स दे रहे हैं, मतलब 16% का इंटरेस्ट दे रही है। तो एक सिंपल सी बात है कि अपन 15% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, सामने वाली कंपनी कितने परसेंट का इंटरेस्ट दे रही है, 16% का। तो डिवेंचर्स होल्डर फिर अपने मतलब डिवेंचर क्यों यहाँ पे अपने डिवेंचर्स में क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा कि अपन इंटरेस्ट रेट तो चेंज नहीं कर सकते, अपन अपन शेयर को प्राइस यहाँ पे कम कर देंगे। तो उनका हो जाएगा 100 पे, यहाँ पे 16%, अपन शेयर मतलब डिवेंचर्स के प्राइस को थोड़ा कम कर देंगे तो अपना भी इक्वल टू आ जाएगा। कैसे, देखिए जैसे वो कितनी दे रही है 100 पे, कितना दे रही है 100 पे 16% दे रही है, अपन कितना 15% दे रहे हैं। तो मतलब अपन इसमें काम करते हैं रुपीज में लिख रहे हैं। वो दे रही है 100 पे 15 रुपए इंटरेस्ट, अपन दे रहे हैं कितना, सॉरी वो दे रहे हैं अपना 16% इंटरेस्ट है ना, अपन दे रहे हैं 15%। तो अगर इसके इक्वल टू लाना है तो अपन को कितना प्राइस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से अपना यहाँ पे डिवेंचर्स का प्राइस निकल के आ जाएगा, है ना। कैसे, 100 × 15 या फिर 100 × 15 और यहाँ पे 16 × x है ना। तो 100 यहाँ पे ×15 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ से अपना x जो वैल्यू आ जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे नेट प्रोसीड बन जाएगी, है ना। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ये सारी चीजें अपन को गिवन थी, रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं थी, तो 100 यहाँ पे अपन ने मान ली क्योंकि हमेशा यही मानते, सिर्फ हमको नेट प्रोसीड निकालना। तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी, वही मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कैसा, यहाँ पे 100 पे वो कितना दे रहे हैं 16 और अपन दे रहे हैं 15, तो अपनी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई अपनी 93.75 अपनी निकल के आ गई। अब फ्लोटेशन कॉस्ट, अब उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपन से बोल दिया था कि अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट किस पर लगनी है, अपनी फेस वैल्यू पर। तो अपन ने फेस वैल्यू पे 2 रुपीज लगाई, माइनस कर देंगे तो अपन 91.75 यहाँ पे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे 91.75, 91.75 और सॉल्व कर देंगे तो अपना 10.95 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अपन पुट कर देंगे 10.95, 10.95 सिंपल है, हो गया। सब कैलकुलेशन वाला पार्ट बाकी है, तो इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सबको टोटल कर देंगे तो अपना 17.296 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन इनकी कर लेना अपनी ऐसी, अपना ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, है ना। आई होप सो आपको मतलब समझ में आया वो क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया यहाँ पे समझाने का। अगर फिर भी आपको और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप एक काम करिए, इसका मैंने इंडिविजुअल इलस्ट्रेशन भी करा है, जब इलस्ट्रेशन वाली वीडियो है वहां जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन के नाम से, क्वेश्चन 5 के नाम से। तो वहां पे और मैंने और टाइम लगा के धीरे धीरे से मतलब लिख लिख के कराया, तो बहुत और अच्छे से समझ में आ पाएगा, है ना। बाकी अपना रिवीजन वीडियो है तो यहाँ पे अपन इतनी थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ना हो गया यहाँ पे, कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए चले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए, Kalyanam Limited has an operating profit of rupees 34,50,000 and has employed debt which gives total interest charge of rupees 7,50,000। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कल्याणम लिमिटेड है उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब यहाँ पे ईवीआईटी की बात कर रहे हैं ना, ईवीआईटी को ही अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 है और उनकी जो डेट है उनको कितना इंटरेस्ट देते हैं 7,50,000 के यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। The firm has an existing cost of equity and cost of debt as 16% and 8% respectively। तो अपन को यहाँ पे क्या बता के रखा है, यहाँ पे के बता के रखा है और के अपन को बता के रखा है। के कितना है अपन को, कि यहाँ पे अपना 16% और ये अपना यहाँ पे 8%। ठीक है, आगे चलते हैं।
The firm has a new proposal before it, which require a fund of 75 lakh and is expected to bring an additional profit of 14 lakh 25,000. To finance the proposal, the firm is expecting to issue an additional debt at 8% and will not issue any new equity share in the market. Assuming no tax culture, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंपनी मतलब फंड के पास एक न्यू प्रपोजल आया है कि उनको अगर जैसे 75 लाख के फंड की यहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो वाला किससे रेज करेंगे, यहाँ से डेप्ट से रेज करेंगे, तो उनको एडिशनल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14,25,000 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब अगर 75 लाख और एडिशनल यहाँ पे फंड रेज करते हैं तो उनको और कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 14,25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो किसमें ऐड हो जाएगा, जब आफ्टर प्रपोजल करेंगे तो ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहे हैं, जो भी इनका क्या है, एडिशनल फाइनेंस किस सीरीज कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है कि जो डेब्ट सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉट इशूइंग एनी इक्विटी शेयर, मतलब जो भी 70 लाख का यहाँ पे एडिशनल फंड है, किससे आएगा वो अपना इक्विटी शेयर सॉरी अपना डेब्ट से यहाँ पे आएगा, है ना। अब क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कल्याणम लिमिटेड बिफोर न्यू प्रपोजल करना है और आफ्टर न्यू प्रपोजल यहाँ पे करना है ना। बिफोर न्यू प्रपोजल मतलब 75 लाख का मतलब एडिशनल फंड इशू करने से पहले का है, और एक है कि जब अपन ने 75 लाख का फंड इशू कर दिया उसके बाद का, है ना। आपको क्वेश्चन होगा कि सर अभी तक तो मतलब अपन ने ऐसे कोई भी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। सर ऐसा तो अपन मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अपन करते थे, है ना, जिसमें अपन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया रहता था, इंटरेस्ट वगैरह दिया रहता था, उससे अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेब्ट निकाल लेंगे। तो मैं कहूंगा हाँ आप सही बोल रहे हैं, है ना। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर किया होगा तो आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए केई और केडी तो अपन को यहाँ पे गिवन है, लेकिन अपन को जो भी क्या है इक्विटी शेयर की मतलब बुक वैल्यू है और जो अपनी डिवेंचर्स की बुक वैल्यू वो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपन को दे दी। तो इस इन्फॉर्मेशन से अपन को यहाँ पे मतलब इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, है ना। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं कि सर इस वाली इन्फॉर्मेशन में तो वो देख ही नहीं रखी तो कैसे निकालेंगे। तो आपको वही है कि मतलब एफएम में यही होता है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है ना, इसलिए अपन को सारे चैप्टर्स के एफएम में अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ना। तो यहाँ पे जैसे अपन कैपिटल स्ट्रक्चर में करते थे, नेट इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच, वैसे ही अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा उससे, है ना। तो आइए देख लीजिए, सबसे पहले करते हैं बिफोर न्यू प्रपोजल। देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर प्रपोजल, है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डेब्ट की यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए ईवीआईटी अपन को देखे रखा है, बिफोर प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर प्रपोजल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले बिफोर प्रपोजल की बात कर रहे हैं। तो वीआईटी अपन को एक बनता है, यहाँ पे माइनस करेंगे टैक्स, तो क्या आ जाएगा अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 27 लाख। अब वहां पे वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, है ना। तो अपन को ये अपन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे निकाल लिया, डिवाइड बाय कर देंगे के से, के अपन तो गिवन था यहाँ पे, तो 27 लाख डिवाइड बाय 16%, तो अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, है ना। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर करा होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं किया है अभी तो ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर करें तब ये वाला क्वेश्चन करना, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। अब वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अपन को गिवन है और केडीबी अपन को गिवन है यहाँ पे, तो डिवाइड कर देंगे 8%, तो अपना वैल्यू ऑफ डेब्ट निकल के आ गया। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट बनाना है, दोनों की अपन को वैल्यू लिखना है, इनका अपन को वेट यहाँ पे लिख देना है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना आ जाएगा ये वाली वैल्यू, और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आ जाएगी अपनी ये वाली वैल्यू। सब टोटल हमेशा 1 होता है, और 16% और 8% अपन को गिवन था यहाँ पे, इनटू करेंगे इनका तो ये आ जाएगा, है ना। और इन दोनों को अपन टोटल कर देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से WCC निकल के आ जाएगी, है ना। सिंपल था, पहले पार्ट में कोई भी यहाँ पे टफ चीज नहीं थी। बस अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें अपन को आफ्टर न्यू प्रपोजल यहाँ पे करना है। तो देखिए आफ्टर जब प्रपोजल कर रहे हैं ना 75 लाख वाला एडिशनल प्रॉफिट वाला, तो उन्होंने एक चीज बोल दी गई है कि जो भी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी अपना फंड रेज होगा सिर्फ अपना किससे होगा, डेब्ट से रेज होगा, है ना, इक्विटी से नहीं होगा, है ना। मतलब देखिए अभी इक्विटी कितनी आई थी अपने पास, वैल्यू ऑफ इक्विटी आई थी 1,68,75,000 ही आई थी, ये आई थी ना। यही होती 1,68,75,000, मतलब इसकी वैल्यू तो रिमेन यहाँ पे सेम रहने वाली है ना, क्योंकि आफ्टर प्रपोजल में कोई भी यहाँ पे इक्विटी तो इशू करेंगे नहीं, सिर्फ क्या बदलने वाला है यहाँ पे, वैल्यू की डेब्ट की वैल्यू यहाँ पे बदलने वाली है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी यहाँ पे इक्विटी इशू नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ डेब्ट यहाँ पे बदलेगी, इसकी मतलब वैल्यू तो यही रहेगी, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए
ये समझ में आ गया ना, ये 48,75,000 कैसे आया। ये देखिए यहाँ पे इतना तो अपने पास था ही, कितना था अपने पास, ये था 34,50,000 का, है ना। देखिए यहाँ पे 34,50,000 का तो था यहाँ पे, और 14,25,000 का और आ गया, तो 34,50,000 प्लस हो जाएगा 14,25,000, तो उनको टोटल करेंगे तो अपना 48,75,000 यहाँ पे आ रहा है। ये 48,75,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ओल्ड इंटरेस्ट भी था, और अब जो अपना एडिशनल फाइनेंस है किससे डेब्ट से रेज कर रहे हैं, तो उस पर भी अपना कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, 75 लाख एडिशनल फाइनेंस है अपना, उस पर अपना 8%, क्योंकि बोल रहे थे अपना 8% यहाँ पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो 75 लाख अपना 8%, तो 6 लाख और आ गया, तो टोटल हो गया 13,50,000, 13,50,000 रुपए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी तो अपन को पहले से ही पता है, क्योंकि अपन कोई भी नया रेज नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी सेम रहेगी यहाँ पे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो अपना यहाँ से न्यू के ही निकल के आ जाएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अपन ने के ही निकाल लिया, तो न्यू के कितना आ गया 20.89। अब वैल्यू ऑफ डेप्ट भी निकाल, मतलब वैल्यू ऑफ डेप्ट तो अपन को पता है कितनी हो गई, पहले कितनी थी अपने पास में। देखिए पहले थी 93,75,000, तो 93,75,000 और कितनी अपन ने रेज कर दी 75 लाख, तो प्लस 75 लाख, तो अपनी ये भी कितनी हो गई यहाँ पे 1,68,75,000। इंटरेस्ट तो अपन ने टोटल ही निकाल ही दिया, यहाँ से अपन केडी निकाल लिया ना, केडी यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, केडी भी निकाल लिया, कितना आ गया 8% आ गया। अगर नहीं भी निकालते तो भी अपन को पता था कि दोनों 8% ही है, तो 8% ही होता, बाकी निकाल भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपन को पहले ही से पता थी, ये भी अपन ने निकाल ली। तो इनका कितना आ जाएगा वेट, 0.50 आया, क्योंकि सेम ही है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके अपन ने निकाल ली 20.89, तो अपन ने पुट कर दी इसकी 8%, तो यहाँ पे 8 आ गई, बस इंटू कर देना है तो ये आ जाएगा, इनका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, और वो टोटल ऐड कर देना, तो ये अपना आ जाएगा WCC निकल के आ जाएगा, है ना। ज्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा यहाँ पे दिमाग चलाने की यहाँ पे जरूरत है ना। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मान के चलिए कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का, यहाँ पे एक बार मतलब एग्जाम में भी आ चुका, अगर एग्जाम में आया होगा तो ये मान के चलिए कि 60 से 70% बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, एक तो स्टडी मैट में भी नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट एग्जाम में ही इन्होंने पूछा था, है ना। तो खैर, लेकिन अपन आराम आराम से करेंगे, समझेंगे, तो अगर आगे अगर क्वेश्चन आए वाला तो अपन को हेल्प हो जाएगी, है ना। तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, a company issues 15% convertible debenture of rupees 100 each at par with a maturity period of 6 year, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होगी, यहाँ पे मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिडीमेबल डिवेंचर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे बड़े वाले फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, है ना, ठीक है। बोले 50% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे रिडीम करना होगा ना डिवेंचर्स को, तो रिडीम नहीं होंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, है ना। आगे तो एक काम करते हैं कि इन्फॉर्मेशन देखते चलते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे एन एन दे के रखा है 1 को 6 ईयर, ठीक है। आगे ऑन मैच्योरिटी ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब जो यहाँ पे एक डिवेंचर्स है ना, यहाँ पे जो एक डिवेंचर है वो कन्वर्ट होकर कितना बन जाएगा, 2 इक्विटी शेयर के बराबर है, यहाँ पे हो जाएगी वाली बात यहाँ पे याद रखना होगा। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, the risk free rate of return is 10% and the market risk premium is 18%, है ना, and the beta of the company is 1.25%। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अपन और किसमें काम में आ जाएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन अपन को के निकालने में काम में आएगी, है ना, ठीक है। दी कंपनी हैज paid dividend of rupees 12.76 per share 5 year ago. It paid a dividend of 10 per share. Flotation cost is 5% of issue amount। तो अपन को और क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है यहाँ पे, उन्होंने बोल के रखा है यहाँ पे दी कंपनी हैज पेड डिविडेंड, तो अपन को D0 देख रखा है ना, D0 बोले कंपनी इतना डिविडेंड पेड करती है, तो कितना हो जाएगा 12.76 यहाँ पे अपना डिविडेंड हो जाएगा। और क्या देके रखा है अपन को,
अपन को यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट दे के रखिए 5%। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंपनी अभी कितना डिविडेंड पेड करती है। अभी कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पेड करती है 12.76, लेकिन 5 ईयर एगो मतलब 5 ईयर पहले कंपनी कितना डिविडेंड पे करती थी यहाँ पे 10। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या निकालने काम में आएगी, ग्रोथ निकालने में काम में आएगी। जैसे अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करा था ना, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कि अपन को दो या तो डिविडेंड दे के रखेगा मतलब कंपैरिजन में, या फिर अपन को ईपीएस दे के रखेगा, तो वो अपना ग्रोथ निकालने में यहाँ पे काम में आएगा, है ना। तो अपने ग्रोथ निकालने की चीजें काम में आएंगी, है ना। ठीक है। फिर सेकंड में क्या बोल के रखा है, कंपनी इशूज 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। These share are renewal after 10 year at par, flotation cost 6% of issue amount। क्या कैलकुलेट करना है, उनको टैक्स रेट बता के रखा 14% बोल के रखा है कि कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर अपन को फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर और अपन को वो सेकंड में क्या बोल रहा है कि यूज वाईटीएम मेथड टू कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब अपन को जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें अपन को कौन सी मेथड यूज करनी है, वाईटीएम मेथड यूज करनी है। वाईटीएम मतलब जो आईआरआर वाली मेथड है वो वाली यहाँ पे यूज अपन को करनी पड़ेगी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे और अपने यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अपन को देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अपन वही सेम सेम स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है उसको पहले अपन लिख लेते हैं, फिर जो जो बची रहेगी उसको अपन बाद में यहाँ पे देखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा अपना इसमें, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, फुल डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय। तो ये वाला अपना फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके हिसाब से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपन को यहाँ पे दे के रखिए। देखिए इंटरेस्ट अपन को यहाँ पे पता चल गया 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो अपना 100 पे अपना लग जाए 15%, तो इंटरेस्ट अपन को 15 हो जाएगा। टैक्स कितना है 14%, 40%, 1 - 0.40। अब रिडम्पशन वैल्यू, तो रिडम्पशन वैल्यू की दिक्कत आई क्योंकि यहाँ पे कन्वर्टेबल डिवेंचर है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब अपन किसमें कन्वर्ट हो जाए, इक्विटी शेयर में, तो उसके लिए अपन को इक्विटी शेयर का यहाँ पे प्राइस निकालना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं दे के रखा है, तो अपन को इक्विटी शेयर का प्राइस निकाल निकाल के आना पड़ेगा, तब जाके अपनी रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। पहले अपन इक्विटी शेयर का प्राइस निकालेंगे, तो एक इक्विटी शेयर का प्राइस निकाल लेंगे। और इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए मैंने बोला था ना एक डिवेंचर 2 इक्विटी शेयर के प्राइस बराबर है, तो पहले एक इक्विटी शेयर का अपन प्राइस निकालेंगे और फिर उसमें अपन इंटू 2 से कर देंगे, तो 2 इक्विटी शेयर का प्राइस आ जाए, तो उससे अपना क्या निकल जाए, एक डिवेंचर की यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, है ना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी, तो नेट प्रोसीड अपना हो जाएगी यहाँ पे, देखिए अपनी नेट प्रोसीड हो जाएगी यहाँ पे, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी 5% अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे है ना। तो इशू प्राइस कुछ भी नहीं बोला है, तो अपन क्या मानेंगे कि इशू प्राइस उन्होंने यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या होगा 50% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार बोल रहे हैं कि पार पे ही कर रहे हैं, तो अपना कितना हो जाएगी नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड हो जाएगी अपनी 100 माइनस मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि अपनी 5, यहाँ पे हो जाएगी 95, है ना। तो ये हो जाएगी अपनी रिडम्पशन वैल्यू माइनस 95, वो डिवाइड बाय यहाँ पे n कितना हो जाएगा 6, तो डिवाइड बाय 6, यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू प्लस 95 डिवाइड बाय। तो जो अपन ने ऊपर वाला एक क्वेश्चन करा था उसमें अपन को रिडम्पशन वैल्यू निकालनी थी, सॉरी ऊपर अपन को नेट प्रोसीड निकालनी थी, ऊपर वाले में था नेट प्रोसीड निकालनी थी, रिडम्पशन वैल्यू गिवन थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अपन को रिडम्पशन वैल्यू निकालनी, नेट प्रोसीड अपन ने आसानी से निकालनी, है ना। अब जितना भी काम होगा रिडम्पशन वैल्यू के लिए यहाँ पे हुआ, है ना। एक बार मैं आपको यहाँ से भी क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए इस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये सारी चीजें अपन को पता है ना ऑलरेडी, ये वाली सारी चीजें अपन को पहले से ही पता है, सिर्फ ये नहीं पता है ना, यहाँ पे ये नहीं पता और यहाँ पे ये नहीं पता, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को निकालने पड़ेगा शेयर का प्राइस, है ना। तो कैसे निकलेगा, देखिए अपन को इससे निकालना पड़ेगा P6 इक्वल टू हो जाएगा D7 अपॉन K-G। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आया और P6 क्यों यूज हुआ, मैं आपको पहले वो बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए अभी अपन कहाँ पे हैं, अभी अपन है स्टार्टिंग मतलब
ईयर जीरो में, है ना। देखिए ईयर जीरो में अपन से कब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अपना डिवेंचर है कब मैच्योर होगा, 6 ईयर के बाद, है ना। 6 ईयर के बाद अपना क्या होगा, डिवेंचर में मतलब मैच्योर होगा। तो अपन को जो शेयर का प्राइस है वो भी तो 6 ईयर के बाद का ही चाहिए पड़ेगा ना, अभी का तो नहीं चाहिए पड़ेगा। यहाँ पे P0 तो नहीं लेंगे अपन, को क्या लेंगे यहाँ पे P6 यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। आ गया ना समझ में। अपन यहाँ पे P0 यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपना जो डिवेंचर है कब कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 6 ईयर के बाद में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो अपन यहाँ पे शेयर का प्राइस में यहाँ पे P0 नहीं लेंगे, यहाँ पे अपन P6 लेंगे, ठीक है। तो P6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे P6 का फॉर्मूला हो जाएगा P6 इक्वल टू T7 अपॉन K माइनस जी। कहेंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसको समझ लेने के लिए अपन को समझना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। देखिए ये तो आपने पढ़ा है कि इक्वल टू क्या होता है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। इसको ही सॉल्व कर देंगे तो ये अपना यहाँ पे P6 वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। कैसे, देखिए K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। अब क्या होगा, ये जी यहाँ पे उठ के इस साइड चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे K माइनस जी हो जाएगा, ये सेम अपना यहाँ पे सेम रहेगा। अब क्या रहेगा, ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये अपना मतलब सिंपली ऊपर चला जाएगा और ये उठ के अपना नीचे आ जाएगा। तो P0 ऊपर चला गया और अपना K माइनस जी नीचे आ गया। हम मतलब मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि इस वाले फॉर्मूले से ही अपना ए बन रहा है ना। अब देखिए P0 इक्वल टू क्या हो गया, D1 अपॉन K माइनस C। तो जब P0 लेते हैं तो अपन D1 लेते हैं, इसलिए अपन को कौन सी ईयर का चाहिए, अपन को 6 का चाहिए, है ना। P6 यहाँ पे अगर अपन P6 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा लेगा, D7, क्योंकि जब 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे ले रहे हैं अपन D1, तो यहाँ पे जब P6 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन D7, है ना। और K माइनस जी तो अपना ये सेम है ना। आई होप सो आपको एक मतलब क्लियर हो गया होगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, है ना। अब देखिए अपन को क्या चाहिए, अब T7 चाहिए, तो P6 निकालने के लिए K चाहिए और G चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन K निकालते हैं ना। तो K के लिए अपन को इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी ये वाली, देखिए K इक्वल टू मैंने बोला था ना कि अलग से निकालना पड़ेगा। तो K इक्वल टू क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा और ब्रैकेट में आर एफ माइनस आर एफ, आर मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, है ना। देखिए इसके लिए अपन को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, देखिए इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, है ना। ये देखिए रिस्क फ्री रेट अपन को कितना दे के रखा था, आर एफ दे के रखा था अपन को 10, और अपन को देखिए प्रीमियम ही दे के रखा था अपन को। कभी कभी क्या होता है कि आर एम भी अपन को दे के रखा होता है, लेकिन इस वाले केस में उन्होंने अपन को मार्केट रिस्क प्रीमियम डायरेक्ट दे के रखा है, मतलब आर एम माइनस आर एफ अपन को डायरेक्ट दे के रखा है। तो कितना हो जाएगा 18, और प्लस बीटा अपन को मतलब सॉरी बीटा कितना दिख रहा है 1.25। तो इससे अपन डायरेक्ट क्या निकाल लिया, केडी अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए के डी निकाल लिया ना, आर एफ की वैल्यू पुट करी प्लस बीटा की, और आर एम माइनस आर एफ की वैल्यू पुट कर दी। तो के कितना आ गया 32.5। तो यहाँ पे अपन ने के निकाल के आ गया। अब क्या निकालना है अपन को, ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, मैंने आपको बोला था वो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला एक बार से फिर से लगेगा, है ना। जैसे कि अपन ने पहले लगाया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस जी टू पावर m। अब जो अपना अभी है करंट में हो गया 12.76, और जो अपना 5 ईयर एग मतलब पहले था, मतलब उस टाइम पे खड़े होकर देख रहे थे तब कितना था इतना, और अपन सोचा था फ्यूचर में कितना हो जाएगा 12.76 यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपली इसको अपन ने फ्यूचर वैल्यू की जगह पुट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और 5 ईयर एगो की बात कर रहा, तो यहाँ पर अपन ने 5 लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये उठ के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे 1.276 आ जाएगा। फिर नीचे सॉल्व करेंगे तो इसमें ये उठ के इस साइड आ जाएगा, तो 1/5 यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करना है, इन 6 स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करना है, मैंने बहुत बार बता दिया है, ये वाली स्टेप फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर वन उस साइड यहाँ माइनस चला जाएगा, तो जी इक्वल टू 0.499, मतलब जी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5% आ जाएगा। तो जी भी अपना कितना आ गया, जी भी यहाँ पे अपना देखिए के भी निकाल दिया, के भी निकाल लिया अपन ने, जी भी निकाल लिया 0.05। अब क्या निकालना है अपन को, D7 निकालना है ना। तो देखिए D7 निकालने की यहाँ पे दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके हैं, देखिए D0 अपन को पता है 12.76 है ना। वो जो अपन ने D0 यहाँ पे वो 5 साल पहले वाला नहीं लेंगे, करंट वाला लेंगे। करंट वाला कितना चल रहा था यहाँ पे, ये वाला 12.76 है ना। तो D7 कैसे निकालते, देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो अपन D0 पर खड़े हैं, अपन को 7 साल बाद वाला निकालना है D7। तो या तो अपन 5 बार सॉरी 7 बार क्या करें, अपन इसमें ग्रोथ ऐड कर दें, जैसे 12.76 में +5% +5% +5% +5%, ऐसा 7 बार कर दें तो भी अपना यहाँ पे 17.97 निकल के आ जाएगा। या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना तो भी अपना 17.95 निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहें, ये मैंने समझने के पर्पज से बता दिया, बाकी आप ऐसा कर देना, ये जल्दी हो जाएगा, है ना।
बाकी ऐसे भी हो जाएगा। आप 7 बार 5% करेंगे तो अपना यहाँ पे 17.95 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 17.95 ए बी आ गया। बस इसको सॉल्व कर देना है यहाँ पे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे ऐसा तो अपने यहाँ पे P6 कितना निकल के आ जाएगा, 65.27 निकल के आ जाएगा। मतलब एक शेयर की प्राइस कितनी है, 65.27 अपनी एक शेयर की प्राइस है। अपन को 2 शेयर की चाहिए क्योंकि अपना जो एक डिबेंचर है 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा था, तो इक्विटी शेयर इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे एक इक्विटी शेयर की प्राइस है 65.27, दो की कितनी हो जाएगी, 130 पॉइंट यहाँ पे 5 4। तो बस कुछ नहीं करना है अब यहाँ पे अपन को डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे 130.54 या 5 5 अपन को यहाँ पे लिख देना है, इनपुट कर देना, सॉल्व कर देना है। तो अपना डायरेक्ट यहाँ पे केडी कितना आ जाएगा, 13.23% यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत आराम आराम से बनाने का यहाँ पे ट्राई। ठीक है, तो अपना यहाँ पे पहला पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकलेगा यहाँ पे। देखिए अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले अपन को नेट प्रोसीड चाहिए है, नेट प्रोसीड चाहिए है, फिर अपना प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए और जो भी रिडम्पशन वैल्यू वो चाहिए, है ना। देखिए तो सबसे पहले नेट अपन को जब भी मतलब क्या रहेगा, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड सॉल्व करेंगे तो अपन को यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर सॉल्व करना है ना। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, आईआरआर यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब आईआरआर। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक अपन मतलब एक ऐसा रेट लेते हैं जिससे मतलब पॉजिटिव एनपीवी आ जाए अब नियर टू जीरो, और एक ऐसा रेट लेते हैं जिससे अपनी नेगेटिव एनपीवी आए नियर टू जीरो। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये वाला, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा आईआरआर को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आईआरआर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, आईआरआर का फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी अपॉन लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, और इनटू करते हैं हायर रेट माइनस लोअर रेट से, है ना। तो अपन ये वाला यहाँ पे लेते हैं। देखिए नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी, नेट प्रोसीड यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगी नेट प्रोसीड यहाँ पे, ये बोला है 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब कितने पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 110 पे, मतलब 100 की प्रीमियम 10% प्रीमियम पे, तो 100 प्लस 10% तो कितना होगा 110। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट का ही बोल रहा था क्या कुछ, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट 6%। तो 110 में अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 6%, तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 103.4। तो नेट प्रोफिट कितना हो जाएगा। देखिए नेट प्रोफिट क्या होता है, कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए इनकम होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर है जब उसके लिए नेट प्रोफिट क्या होती है, उसके लिए एक्सपेंसेस होता है। क्योंकि जब वो इन्वेस्टर जब स्टार्टिंग में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कंपनी में, तो उसके लिए तो क्या हो गया, मतलब जब वो डिवेंचर परचेज करेगा तो उसके लिए तो एक खर्चा ही हो गया। तो 103 यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा उसके लिए खर्चा, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा और जो रिडम्पशन वैल्यू रहेगी उसके लिए इनकम बन जाएगी। तो देखिए 103.4 उसके लिए नेट प्रोसीड, उसके लिए खर्चा हो गया यहाँ पे, है ना। और 5 रुपए यहाँ पे क्या हो गया डिविडेंड, है ना, क्योंकि 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो यहाँ पे अपन 100 मान लेंगे, है ना। रिडम्पशन वैल्यू ठीक है, कुछ अपन को यहाँ पे नहीं बोला रिडम्पशन वैल्यू के बारे में, तो अपन मान लेंगे कि 100 ही यहाँ पे है। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है इसको। 3% से 5% से इसको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट में पॉजिटिव एनपी बजाय एक नेगेटिव एनपी। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर वही तो दिक्कत है, समझ पे नहीं आता 3% और 5% आएगा कैसे। सर 2 3 बार ट्राई करके देखें, जब तक अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनपी भी नहीं आ जाए नियर टू जीरो, जब तक सॉल्व कर देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका सिंपल तरीका है कि रफ में आप करके देख लेना, ये वाला मतलब फॉर्मूला लगाना और रफ में करके देख लेना, जो भी यहाँ से रेट आएगा और उसका एक ऊपर वाला रेट ले लेना, एक नीचे वाला रेट ले लेना, तो इससे अपना क्या निकल के आ जाएगा, अपन को वो वाले रेट निकल के आ जाएंगे। देखिए जैसे 4.58 आया, 4 से पहले आता है 3 और यहाँ 4 के बाद आता है 5, तो बस ये अपनी लोअर एनपी मतलब लोअर रेट हो गया, ये अपना हायर रेट हो गया। इससे सॉल्व कर देना 3% और 5% से, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आई होप सो आपको ये पता होगा कैसे यहाँ पे निकालते हैं। अगर नहीं नहीं पता है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें अपन मैंने बताया, है ना। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव एनपीवी और नेगेटिव एनपीवी, है ना। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, लोअर रेट 3 हो जाएगा, लोअर रेट की एनपीवी हो गई अपनी ये वाली, तो इनपुट कर दी लोअर रेट की एनपीवी, फिर माइनस, फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दिया हाई रेट माइनस लोअर रेट, और उसको सॉल्व कर दिया तो 4 पॉइंट यहाँ पे 60 यहाँ पे आ गया, है ना।
आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे ट्राई तो किया, तो बहुत आराम आराम से समझाया जाए, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, इसलिए कहीं कहीं में ऐसा हो सकता है कि मतलब थोड़ा टाइम लग गया, मतलब रिवीजन वीडियो है तो हो सकता है कि मतलब कहीं स्पीड मतलब थोड़ी तेज हो गई हो, लेकिन ठीक है, रिवीजन वीडियो है, अपन को इतनी तो स्पीड लेके चलनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, है ना। सारे क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे अपना इस चैप्टर का रिवीजन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अपन ने क्या किया, इसका कंसेप्ट वीडियो भी देख लिया, इसके अपन ने सारे इलस्ट्रेशन कवर कर लिए, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, केस स्टडी भी कवर कर ली, एमसीक्यू भी कवर कर लिया, और जो रिवीजन वीडियो था वो भी यहाँ पे कवर कर लिया मैंने। मतलब टोटल 6 चीजें करा दी, मतलब एक एक चीज वाले चैप्टर की हो गई है। और आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख के सारा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर रिवीजन वीडियो देखना, जिससे अपना बहुत अच्छे वाला चैप्टर हो जाए, एग्जाम में आए तो अपन को पूरे मार्क्स यहाँ पे मिले, है ना। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर अपन ने रैप अपना हो गया, आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर सकते हैं, फिर उसका एज अ पीडीएफ बना के रख सकते हैं, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ज्वाइन कर लेना। इससे आपको क्या रहेगा कि सारे नोट्स वहीं वहीं पे आपको प्रोवाइड रहेंगे, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।